बच्चों हमने पेज नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे आपके बुक के पेज नंबर 3 पर लेट्स टॉक की जो एक्सरसाइज और एक्टिविटी है उसमें ए पार्ट और बी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब पेज नंबर 3 पर एक पोएम दी गई है लेट्स रीड में। ये पोएम है, इसी पोएम को पेज नंबर 4 पर भी आगे कंटिन्यू किया गया है। फिर कुछ क्वेश्चंस इस पोएम से रिलेटेड हमसे पूछे गए हैं। चलिए, तो अभी आप पेज नंबर 3 निकालिए। इसमें सबसे लास्ट में जो लेट्स रीड है ये सेक्शन निकालकर हम इसमें जो दी गई पोएम है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इस पोएम को हम पढ़ते हैं और इसको पढ़कर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने की हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। द नाइट स्काई, ये जो द नाइट स्काई लिखा है बच्चों, इस पोएम का टाइटल है। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 में जो प्रेयर हमने पढ़ी थी, तो प्रेयर का जो सबसे फर्स्ट वाला जो पेज होता है बच्चों, यानी इसके ऊपर जो लेसन के ऊपर जो ये लिखा है प्रेयर, ठीक है, तो ये इसका एक प्रकार से हेडिंग है, टाइटल हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो हर एक पार्ट का या चैप्टर का या हर एक पोएम का अपना खुद का एक टाइटल होता है। वो टाइटल हमें बताता है कि नीचे पोएम्स में क्या कुछ लिखा हो सकता है। जिस तरह से आपका एक नाम होता है उसी तरह से इसका भी एक नाम होता है। आपकी बुक का भी एक नाम है, इंग्लिश रीडर। चलिए, द नाइट स्काई की रात में जो स्काई होता है उसके बारे में लिखा गया है। नाइट यानी रात, स्काई यानी आसमान। मैं आपके सामने पूरी पोएम को पढ़ने की यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी सुनिए गौर से। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट। पेज नंबर 4 पर आइए। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम they line the skies and watch the world with quiet eyes। ये पोएम बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पूरी पढ़ ली है। इस पोएम को जो पोएट है, जो कवि है जिन्होंने लिखा है, उनका नाम यहाँ पर दिया है R.L. स्टीवेंसन। इन्होंने ये पोएम लिखी है। छोटी पोएम है लेकिन बहुत कुछ इसमें बता दिया गया है। बच्चों, रात का आसमान हम सभी देखते हैं। हम रात में क्या क्या चीज़ें देखते हैं आसमान में? ज़्यादा करके हमें तारे नज़र आते हैं और तारों के साथ साथ में हमें चांद नज़र आता है, मून नज़र आता है। बच्चों, जब हम खुले आसमान में इन तारों को देखें जहाँ पे लाइट ना हो, या खेतों में जाके या शहर से दूर जाकर, तो ये जो आसमान होता है हमें कहीं ना कहीं कलरफुल भी नज़र आता है। काला तो नज़र आता ही है, लेकिन जो तारे होते हैं वो भी हमें चमकीले नज़र आते हैं। कुछ तारे बहुत ज़्यादा चमकते हैं, कुछ तारे नहीं चमकते हैं, कुछ तारों में से रोशनी निकलती है, वो टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। ऐसे में यदि चांद जो होता है उसकी अलग अलग कलाएँ होती हैं, फेजेस होती हैं, है ना। हर दिन छोटा बड़ा होते जाता है चांद। ठीक है, ये तो आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो जो पोएट है वो भी यहाँ पर द नाइट स्काई के बारे में अपने मन के विचार लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ऑल डे लॉन्ग, कि पूरा दिन बीतने के बाद, द सन शाइन्स ब्राइट, कि पूरे दिन में या दिन बीतने के बाद, और सूर्य जो होता है पूरी तरह से तेज चमकता है। द सन शाइन्स ब्राइट, कि सूरज जो होता है बहुत तेज चमकता है। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, कि पूरा दिन बीतने के बाद और सूरज के पूरी शक्ति के साथ चमकने के बाद जब शाम होती है, रात होती है, तो चांद और तारे कम आउट होते हैं, यानी निकलते हैं। तो यहाँ पर कम आउट का मतलब क्या होगा बच्चों? निकलना। ये कम आउट यानी निकलना। ठीक है, लॉन्ग का मतलब हम पूरा बोलेंगे। शाइन यानी चमकना, ब्राइट यानी तेज चमक। ठीक है, मून यानी चांद हम कहेंगे, स्टार्स यानी तारे हम कहेंगे, नाइट का मतलब होगा रात। चलिए, फ्रॉम ट्विलाइट टाइम दे लाइन द स्काइज। ट्विलाइट लाइन का मतलब क्या होता है? कि चमकीली, चमकना, ट्विंकल करना। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं। तो जब उनका रात का समय होता है टिमटिमाने का, और जब आधी रात होती है बच्चों,
तब ये तारे और ज़्यादा हमें चमकीले नज़र आते हैं। तो जो ट्विलाइट टाइम होता है तारों का, दे लाइन द स्काईज, कि वे पूरी आसमान में भर जाते हैं, जहां देखो वहां तारे ही तारे हमें नजर आते हैं। स्काईज यानी क्या, आसमानी। एंड वॉच द वर्ड्स विथ क्वाइट आईज, वॉच यानी देखना, वर्ड यानी ये पूरे संसार को, दुनिया को, क्वाइट यानी पूरी तरह से शांत, आईज यानी आंखें। ये जो तारे होते हैं, ये जो चांद होता है, ये आसमान से पूरी दुनिया को बड़े ही शांति से, खामोशी से, प्रसन्नता से देखता है। तो यहाँ पर कवि इस पोएम के जरिए बहुत कुछ हमें संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, जो पोएम्स होती है ये सिर्फ 2-4 लाइंस की नहीं होती, इनके अंदर बहुत ही मीनिंग्स, जो मतलब होता है पोएम के, या जो पोएट होता है वो क्या बताना चाह रहा है पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर, तो उसके छुपे हुए अर्थ और मतलब भी होते हैं। तो इन मतलबों को हमें समझना होता है। चलिए, अभी के लिए फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो यहाँ पर हमें इस एक्टिविटी को करना है कि इस पोएम को पढ़िए और इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, पेज नंबर 4 पर आप आइए। पोएम के नीचे ABCDE 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूँ और इनके आंसर्स भी मैं आपको नोट करवाता हूँ। चलिए, व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शाइन्स ड्यूरिंग द डे। व्हाट यानी क्या, शाइन्स यानी चमकता है, ड्यूरिंग में, द डे कि दिन के समय में कौन चमकता है। पोएम हमने पढ़ी थी यहाँ पर, देखिए, ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट। तो दिन में कौन चमकता है यहाँ पर, सन। तो हम यहाँ पर वन वर्ड में आंसर लिखेंगे सन, SUN। आप यदि पूरा आंसर लिखना चाहें तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द डे सन शाइन्स। ये आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वन वर्ड में आपको आंसर दे रहा हूँ। आप इस पोएम का यदि वन वर्ड में भी आंसर लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। चलिए, हाउ डज द सन शाइन। हाउ का मतलब यानी कैसे, द सन यानी सूर्य, शाइन यानी चमकता है, कि सूरज किस तरह से चमक रहा है या किस तरह से चमकता है। पोयम में हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा, ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट। ब्राइट यानी चमकीला या चमक के साथ में। तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। यदि ये मैंने वर्ड में आंसर लिखा है इसका, आप यदि पूरा सेंटेंस में यदि आप लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, द सन शाइन्स ब्राइट, ये लिखेंगे आप। चलिए, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर दोनों के आंसर लिख देता हूँ। द सन शाइन्स ब्राइट, ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। ये वन वर्ड का आंसर है, इसका भी मैं ऊपर वाले का आंसर लिख देता हूँ। The sun shines during day, the day। ठीक है, चलिए, इसका भी मैंने आंसर आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है बच्चों। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर C पर, जो कि थर्ड वाला है। क्या लिखा है यहाँ पे, What comes out by the night। व्हाट का मतलब आता है क्या या कौन, कम्स यानी आना, आउट यानी बाहर, तो बाहर आना, बाय द नाइट, नाइट यानी रात, बाय यानी में हम इसको बोलेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि रात के समय में कौन आता है, कौन बाहर आता है। पोएम में हमने यहाँ पर पढ़ा, कौन आता है यहाँ पे, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट। तो इसका आंसर भी हम वन वर्ड में शुरुआत में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मून एंड स्टार्स। बच्चों, यहाँ पे स्टार के बाद में आप S लगाइए, क्योंकि एक ही तारा निकलता है क्या रात में, नहीं, बहुत सारे तारे निकलते हैं। तो चांद तो एक ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मून लिखा है और स्टार्स कर दिया। इसका आंसर यदि आप पूरी तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, द मून्स एंड द स्टार्स
कम आउट बाय द नाइट, ये पूरी तरह से आप इसका लिख सकते। मून एंड स्टार्स कम्स आउट बाय द नाइट, ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए डी वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। हाउ यानी कैसे या किस तरह से, द मून चांद एंड द स्टार्स और की सभी तारे, वॉच यानी देखना, किसे, द वर्ल्ड संसार को। तो इसका क्या मतलब निकल सकता है बच्चों, आप समझ ही चुके होंगे कि चांद और तारे इस संसार को कैसे या किस तरह से देखते हैं। पोयम में आप चलिए देखते हैं सेकेंड वाले स्टैंजा में, फ्रॉम टिलाइट टाइम दे लाइन द स्काईज, इसमें तो आंसर नहीं है इसका, एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आईज। तो यहाँ पे क्या दिया है, विथ क्वाइट आईज, अपनी शांत आंखों से, है ना, शांति से भी देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, कैसे देखते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है बच्चों, ये आपको आंसर इसकी हो सकती है। तो क्या आएगा, विथ क्वाइट आईज, ठीक है, विथ क्वाइट आईज, ये एक लाइन का जो शॉर्ट आंसर ये हो गया है। यदि आपको इसका आंसर पूरी तरह से लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आईज, यानी ये पूरा का पूरा जो है सेंटेंस, यहां से आप इसको पूरा करके और ये द विथ क्वाइट आईज ये आखिरी तक आप पूरा करके स्टॉप कर देंगे, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ई वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स। व्हाट यानी क्या, मोर यानी ज्यादा, प्लीजिंग यानी आपको अच्छे लगते हैं, टू यू कि आपको कौन अच्छा लगता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, द मून चांद या द स्टार्स और द स्टार्स चांद या तारे, इनमें से आपको कौन अच्छे लगते हैं। बच्चों आसमान में हम सभी को रात के समय में चांद और तारे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर तो पूछा गया कि आपको इन दोनों में से कौन अच्छा लगता है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको मून अच्छा लगता हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उन्हें तारे अच्छे लगते हो, और कुछ लोग हो सकते हैं या कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको दोनों अच्छे लगते हो। तो बच्चों रात में देखा जाए तो दोनों चीज़ें अच्छी हमें लगती हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा बोथ। तो ये तो वन वर्ड का आंसर हो गया हमारा। अब हम यदि इस क्वेश्चंस का पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे बोथ यदि पसंद है तो द मून एंड, यहाँ पे और की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एंड द स्टार्स मोर प्लीजिंग टू अस, यहाँ पे यू की जगह पे अस आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर मैं दो तरह के क्वेश्चंस बताता हूँ, या तो किसी को स्टार अच्छा लगेगा, या तो किसी को मून अच्छा लगेगा, या तो किसी को दोनों अच्छा लगेगा। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर बन सकता है यदि किसी को स्टार या मून अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द मून या द स्टार्स, ठीक है, ठीक है। यदि आप द मून लिखेंगे तो यहाँ पर आप इज लगाएंगे, यदि आपको सिर्फ तारे पसंद है तो आप यहाँ पे आर लगाएंगे, क्योंकि तारे बहुत सारे हैं ना यहाँ पे। द मून मैं आपको समझाऊंगा आगे, पहले मैं पूरा लिख दूं आपके लिए। द मून द स्टार्स इज आर मोर प्लीजिंग टू, है ना, आपसे पूछा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मी। अब ये पर्टिकुलर आपसे पूछा जा रहा है, तो यदि आपको बच्चों किसी को यदि सिर्फ चांद पसंद है तो वो लिखेगा आंसर द मून इज मोर प्लीजिंग टू मी। अब यदि किसी बच्चों को तारे पसंद है तो वो करेंगे द स्टार्स आर मोर प्लीजिंग टू मी, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इज और आर हमें कब लगाना चाहिए इसका भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कभी किसी दूसरे चैप्टर में। यदि कोई एक चीज़ है तो हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं, यदि यहाँ पे ज़्यादा है तो हम यहाँ पर आर लगा रहे हैं, ठीक है।
सेकंड वाला क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी को दोनों पसंद है तो, ठीक है। तो चलिए, द मून एंड द स्टार्स। अब यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा, आर क्यों आएगा, क्योंकि स्टार्स तो हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं, साथ में हमने मून को भी ले लिया है। द मून एंड द स्टार्स आर मोर प्लीजिंग टू मी, ठीक है। ये यदि पर्टिकुलर आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे मी करेंगे, यदि आप सभी से पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर करेंगे अस, ठीक है। इस तरह से, या तो आप यहाँ पर भी अस लगा सकते, अस यानी हम, मी यानी मैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस ए बी सी डी ई, इनका मैंने आपको सभी का आंसर्स नोट डाउन करवा दिया है। आइए अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इस पेज पर, जो कि है ए नंबर की, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, इसे अब कंप्लीट करते हैं। चलिए, क्या पूछा जा रहा है ए वाले सेक्शन में हमसे, देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। राइट यानी लिखो या लिखिए, 5 यानी 5, सेंटेंसेस यानी वाक्य, अबाउट के बारे में, द थिंग्स उन चीजों के बारे में, गिवन दी है, बाय किसने, गॉड ने, कि भगवान ने हमें या भगवान के द्वारा हमें जो चीजें दी गई हैं, ऐसी 5 चीजों के या नाम लिखकर हमें 5 सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी गई है 5, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। इसके नीचे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, EX का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण हम इसे बोलते हैं, कि आपको ये सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं। एक उन्होंने बनाकर बताया कि गॉड हैज गिवन अस फ्लावर, भगवान ने हमें फूल दिए हैं, बहुत सारे रंग, सुंदर सुंदर खुशबूदार, है ना, फूल, फ्लावर्स दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं। एक फूल दिया है क्या, नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या किया है बच्चों, यहाँ पे एस लगा है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स आए, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पर प्लूरल हो सकती है या सिंगुलर यानी एक भी हो सकती है, या एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमने पोयम में यहाँ पर एक क्वेश्चंस किया था पेज नंबर 3 पर, यदि आपको याद है, देखिए बी वाले सेक्शन में, नेम द थिंग्स, ये वाला, नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजों को बुक में से, जो चैप्टर हमारा है प्रेयर, उसमें से कलेक्ट करके उसके आंसर यहाँ पे लिखे थे। क्या क्या दिए हैं, ग्रास दी है, फ्लावर, ट्रीज, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, होम, फूड, बुक्स, एवरीथिंग, और भी इनके अलावा कई सारी चीजें हमें भगवान ने दी है। तो इन सभी को तो हमसे नहीं पूछा गया है, ओनली 5 थिंग्स के बारे में पूछा गया है ना। तो 5 चीजें हमें लिखनी है, एक एग्जाम्पल तो दिया है यहाँ पर, तो हमें इसी तरह से यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे कि भगवान ने आपको क्या चीजें दी गई है, तो जैसे आप हिंदी में बोलो कि भगवान ने मुझे फूल दिए हैं, भगवान ने मुझे घर दिया है, भगवान ने मुझे किताबें दी है, भगवान ने मुझे माता पिता दिए हैं, भगवान ने मुझे क्लासमेट्स दिए हैं, भगवान ने मुझे कपड़े दिए हैं, भगवान ने मुझे घर दिया है। तो ये जो भी हिंदी के सेंटेंस मैंने यहाँ पर बोले हैं, इसमें एक वाक्य जो है एक कंप्लीट आ रहा है, उसके बाद में जो चीज आ रही है वो बदल रही है। क्या बदल रही है कि भगवान ने मुझे, ये सभी में एक ही लिखा हुआ है, कॉमन लिखा हुआ है। भगवान ने मुझे, ये पूरा लिख लो और उसके बाद आप कुछ भी लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हिंदी में आपको लिख कर बताता हूँ कि भगवान ने मुझे दिया है। अब यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस है, आप इसमें कुछ भी लिख दीजिए, जो चीज आपके पास भगवान ने दी है। भगवान ने मुझे मम्मी पापा दिए हैं, दिया है या दिए हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, दिया या दिए हैं। एक वचन होगा, सिंगल होगा तो दिया है, अनेक होंगे, एक से ज्यादा नंबर होंगे तो दिए आप कर दीजिए, ठीक है। भगवान ने मुझे
फूल दिए हैं, भगवान ने मुझे पेड़ दिए हैं, भगवान ने मुझे माता पिता दिए हैं, भगवान ने मुझे कपड़े दिए हैं, भगवान ने मुझे भाई बहन दिए हैं, भगवान ने मुझे खाना दिया है। तो देखो यहाँ पे जो है वर्ड हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से आप ये इंग्लिश का जो सेंटेंस है, गॉड हैज़ गिवन अस, हमें फ्लावर्स, तो ये जो पूरा सेंटेंस है बच्चों, ये पूरा सेंटेंस हम सभी 5 सेंटेंस में लिख सकते हैं और इनके आगे जो चीज़ दी गई है उसका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कोई भी एक चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ्लावर तो यहाँ पे दिए हैं, अब हम यहाँ पर कर देते हैं मदर फादर। सभी को जीवन में भगवान ने हमें मदर फादर दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर नहीं होते हैं और बहुत से कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑर्फनेज में रहते हैं। आप उनको, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी समझाया। चलिए, तो गॉड हैज़ गिवन अस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गॉड हैज़ गिवन अस। तो यहाँ पर हम मदर फादर लिख देंगे। ठीक है, पहले मैं आपको पांचों जो अपने ब्लैंक स्पेस है उसमें ये जो कॉमन लिखा हुआ है कि गॉड हैज़ गिवन अस, तो ये हम पूरा का पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, गॉड हैज़ गिवन अस। आगे हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे जो भी दी है, गॉड हैज़ गिवन अस। फोर्थ में भी गॉड हैज़ गिवन अस, गॉड हैज़ गिवन अस। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे जो भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसमें हम अपना आंसर लिखेंगे ये कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चलिए, तो भगवान ने हमें क्या दिया है, मदर फादर दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मदर डैश करके लिखेंगे फादर। ठीक है, भाई बहन भी दिए हैं तो उनको सबको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो गॉड हैज़ गिवन अस, सबसे जरूरी चीज क्या हमारे लिए, फूड, खाना दिया है। गॉड हैज़ गिवन अस फूड, यहाँ पे आप फूड लिख दो। ठीक है, गॉड हैज़ गिवन अस क्लॉथ्स लिख दो, क्लॉथ्स, बहुत कपड़े दिए हैं ना, क्लॉथ्स भी दिए हैं। ओके, गॉड हैज़ गिवन अस होम, हमें घर भी दिया है तो यहाँ पर आप होम लिख दीजिए। गॉड हैज़ गिवन अस क्लासमेट, ठीक है, क्लासमेट यानी सहपाठी दिए। इन 5 सेंटेंस के अलावा और भी आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं गॉड हैज़ गिवन अस का यूज करके, जैसे गॉड हैज़ गिवन अस व्हाट ट्री, गॉड हैज़ गिवन अस बीज, गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, ये भी आप बना सकते हो। जरूरी नहीं कि ये 5 सेंटेंस आप बना पाए, लेकिन ये 5 सेंटेंस की एक्सरसाइज करके आप बहुत कुछ अंग्रेजी के बारे में सीख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों, गॉड हैज़ गिवन अस, ये एक कॉमन सेंटेंस है, इसके आगे हम जो चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपको दी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जो चीज़ें नहीं दी है वो भी आप चाहो तो कर सकते हैं। गॉड हैज़ गिवन अस, वैसे तो भगवान ने हर इंसान को सब कुछ दिया है, पर यदि आप चाहें कि आपको नहीं दिया है तो आप बोल भी सकती है गॉड हैज़ नॉट गिवन अस, तो यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिएगा। तो जो चीज़ नहीं दी गई है उसमें आप कर दीजिएगा गॉड हैज़ के बाद में नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर सी पर। देखिए क्या लिखा है एक्सरसाइज सी पर, गिवन बिलो इज द टेबल शोइंग आशाज डेली रूटीन। यहां पर बच्चों हमें एक टेबल दिया गया है, गिवन दिया गया है, बिलो नीचे दिया गया, इज अ टेबल एक सारणी दी गई है, टेबल बना के दिया गया है, शोविंग जो हमें बता रही है या दिखा रही है आशाज, आशा की, आशा नाम की एक लड़की है उसका। देखो बच्चों यहाँ पे ये एक आपको कॉमा जैसा दिख रहा है, इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं और यहाँ पे एस लगाया गया, तो इसको हम पढ़ेंगे आशाज। ठीक है, लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे इसे, आशा नहीं पढ़ेंगे, आशाज पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आशा की, आशा सिर्फ आशा होगा, एस लगा देंगे एपोस्ट्रोफी के साथ में तो आशा की हो जाएगी। ठीक है, डेली, डेली का मतलब होता है कि रोज की, रूटीन यानी उसका जो काम होता है उसकी एक समय सारणी यहाँ पर हमें बनाकर दिए। देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं यहाँ पे।
चलिए फर्स्ट यदि हम देखेंगे कि गेटअप्स यानी उठना, सुबह उठती है, ठीक है, उठना कब उठते हैं। टेक्स बाथ, नहाना कि कब नहाती है। गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है, ठीक है। कम बैक फ्रॉम द स्कूल, कम यानी आना, बैक यानी वापस आना, फ्रॉम द स्कूल स्कूल से, स्कूल से वापस आती है। गोज टू बेड, बेड यानी पलंग होता है, बिस्तर होता है हमारा। गोज यानी कि बिस्तर पे चले जाना, या इसका सही से मतलब ये होगा कि सोने चले जाना है या सोती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है, उसकी क्या एक्टिविटी है, ये 1 2 3 4 5 उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटी हमें यहाँ पर आशा की बताई गई कि सुबह उठती है, कब उठती है वो यहाँ पे नीचे टाइम दिया गया 5:30 AM। AM जो होता है ये सुबह का समय होता है, रात के 12 बजे के बाद AM चालू होता है। ये बच्चों आप जब मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में, तो आपको टाइम के ऊपर एक चैप्टर आएगा, तो उसमें आप AM PM क्या होता है ये ठीक से समझ पाएंगे। तो चलिए, तो सुबह रात के 12 से लेके दोपहर के 12 के बीच का जो समय होता है वो हम AM में काउंट करते हैं, और दोपहर से 12 बजे से के बाद से लेकर तो रात के 12 बजे के पहले तक का जो समय हम घड़ी में काउंट करते हैं वो PM काउंट होता है। अभी AM PM क्या होता है ये आपको मैथ्स के टीचर, या जब मैं मैथ्स का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो 5:30, तो 5:30 यानी क्या कि सुबह 5:30 बजे उठती है। कौन उठती है? आशा सुबह 5:30 बजे उठ जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बताया गया कि टेक्स अ बाथ, कि कब नहाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि 7 बजे, यानी सुबह के 7 बजे वो नहाने चली जाती है, नहा लेती है। गोज टू स्कूल, और वो स्कूल कब जाती है? सुबह 7:30 पर, यहाँ पे 5:30 पर, ठीक है। इसे हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में यदि बोले तो 5:30 कहेंगे हम इसे, या दूसरी भाषा में यदि हम कहें तो हम बोलचाल की भाषा में 5:30 कहेंगे, ठीक है। और इसे हम 7:30 पर कहेंगे, बोलचाल की आम भाषा में 7:30 कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 7:30 पर वह चली जाती है स्कूल को। स्कूल से कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और वो स्कूल से वापस कब आती है? 2:30 के दोपहर में, PM यानी दोपहर में, है ना। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? आम बोलचाल की भाषा में 2:30 बोलेंगे इसे, ठीक है, ओके, 2:30 बोलेंगे। अब अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में हम समय किस प्रकार बताएंगे तो वो आप तब समझिएगा। और 2:30 बजे स्कूल से आने के बाद क्या लिखा है 5th वाले कॉलम में? गोज टू बेड, कि सोने चली जाती। कब सोने चली जाती है? 9 बजे। कब के? PM यानी रात के 9 बजे वो सोने चली जाती है। तो बच्चों यहाँ पे आशाज का डेली रूटीन का टाइम हमें बताया गया है कि सुबह कब उठती है, कब नहाती है, स्कूल कब जाती है, स्कूल से वापस कब आती है, और सोने कब चली जाती। इन 5 मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इनके अलावा बीच में खेलती भी होगी, पढ़ाई भी करती होगी, टीवी भी देखती होगी, आजकल मोबाइल का ज़माना है तो कुछ मोबाइल भी चलाती होगी, ठीक है, घूमने भी जाती होगी फ्रेंड्स के साथ में या पेट्स के साथ में खेलती भी होगी। तो उन सभी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर समावेश नहीं किया गया। जो मेन एक्टिविटीज़ है वही यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों यहाँ पर आपने आशाज की डेली रूटीन का जो टाइम टेबल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, उसे आपने समझ लिया होगा। अब नीचे क्या बोला गया है उसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस टेबल के नीचे देखिए पेज नंबर 4 पर। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू द अबो गिवन टेबल। अब हमें यहाँ पर कहा गया है बच्चों आपको नाउ की अब मेक बनाओ अ चार्ट की इसी तरह का एक चार्ट बनाओ ऑफ योर डेली रूटीन की आप क्या दिन में ये जो करते हैं कि सुबह कब उठते हैं, नहाते कब हैं, स्कूल कब जाते हैं, वापस कब आते हैं और सो कब जाते हैं। ये 5 चीज़ों का आप लीजिएगा। इसी तरह से नीचे का जो टाइम है ये हट जाएगा, ठीक है। ऊपर की हेडिंग सेम रहेगी, ये वाली जो भी है इसमें ये जो टाइम है सबके टाइम अपने अपने अलग होते हैं। अकॉर्डिंग के जैसे द अबो गिवन टेबल कि ऊपर जो ये टेबल दिया गया है, अबो यानी ऊपर, इसका उपयोग करके या इसके सहारे आप भी आपका खुद का अपना एक डेली रूटीन वाला यहाँ पर बनाइए। तो बच्चों आप बना सकते हो। आप कब सुबह उठते हैं वो आप लिख दीजिएगा AM। दोपहर में 12 बजे के पहले का जो भी टाइम होगा उसमें आप AM लगाइएगा, ठीक है। और दोपहर से 12 बजे के बाद के जो टाइम होगा
रात के 12 बजे तक का, तो आप PM लगाइएगा। यदि आप नहीं भी लगाओगे ओनली समय लिख दोगे तो भी चलेगा, या आप यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो सुबह, ठीक है, या मॉर्निंग आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, वो भी चल जाएगा, ठीक है। दोपहर का समय यदि होगा यहाँ पे तो आप नून लिख दीजिएगा, या दोपहर आप कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप कर दीजिएगा रात, या आप NIGHT नाइट भी लिख दोगे। यदि आपको AM PM आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सुबह का इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप भी यहाँ पर आपका एक टाइम टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से आप आपकी नोटबुक में एक टेबल बना लीजिए, ये सारा लिखिए आप। गेट्स अप, टेक्स अ बाथ, गोज टू स्कूल, कम बैक फ्रॉम द स्कूल, गोज टू बेड, ये सब आप लिखिएगा। और नीचे के टाइम में आप आपका जो भी डेली रूटीन का टाइम है आप वो बनाइएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो सभी आप आपका बना लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर ये कर लिया है। आइए अब हम इसके नीचे का और देखते हैं। पेज नंबर 4 पर ABCD कुछ हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए, क्या लिखे यहाँ पर देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। राइट का मतलब क्या है यहाँ पर, लिखिए या लिखना, ठीक है, लिखना या लिखिए। द नेम्स, नामों को लिखिए, नाम नहीं नामों को, ठीक है। ऑफ सम यानी कुछ, फ्लावर्स फूल और फ्रूट्स के। कि आपको यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया है कि आप कुछ फ्लावर्स और कुछ फ्रूट्स के नाम लिखिए। ये कौन सा सेक्शन है, लेट्स डू इट। चलिए इसे कीजिए, ठीक है। इस सेक्शन में A वाला पूछा गया है कि आप कुछ फ्लावर्स और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों बड़ा इजी सवाल है। आप कुछ फ्लावर्स के नाम आप जानते होंगे, कुछ फ्रूट्स के नाम भी आप जानते होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, जब आंसर आप लिखेंगे तो वहाँ पर आप 2 कॉलम बना दीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पे एक तरफ आप लिखिएगा फ्लावर्स, ठीक है, एक तरफ आप लिखिएगा फ्रूट्स, ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैंने 5 यहाँ पे लिए हैं, आगे जगह नहीं है, आप 5 से ज़्यादा भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका आंसर मैंने आपके लिए बनाकर रखा है, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके लिए इसे शो करूँगा। बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए कुछ फ्लावर्स के और फ्रूट्स के नेम और उनकी लिस्ट बनाकर सामने आपके रखी है, आप उसे देख पा रहे हैं। आप इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप भी आप इसको आपकी कॉपी में आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फ्लावर्स के नेम क्या क्या है यहाँ पर, रोज, लोटस, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो ये बहुत से ऐसे जो भी मैंने लिखे हैं आपके यहाँ पर 5 तरह के जो फ्लावर्स हैं, इन सभी को आपने देखे हैं। रोज देखा है आपने, गुलाब, लोटस, कमल, जैस्मिन का भी एक फूल आता है, चमेली हम जिसको बोलते हैं, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी का फ्लावर, मैरीगोल्ड यानी गेंदा। तो ये 5 फ्लावर्स आपने देखे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं फ्रूट के सेक्शंस में। फ्रूट में मैंगो, बनाना, एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, वाटरमेलन्स, कोकोनट। तो ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं। और भी इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं जो यदि आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। मैंगो यानी आम, बनाना यानी केला, एप्पल यानी सेब, ग्रेप्स अंगूर, ऑरेंज यानी संतरा, वाटरमेलन का हम जिसको बोलते हैं तरबूज, कोकोनट यानी नारियल। तो बच्चों ए वाला पार्ट जो है हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब इसमें से आपको डायग्राम्स भी बनाने के लिए कहा है, तो जो भी डायग्राम्स आपको इजी लगे आप इसे बनाएं, या तो आप कहीं पे पिक्चर देख के बनाएं या जैसे भी है। यदि आपके पास डायग्राम नहीं बना सकते हैं आप, तो इनके यदि पिक्चर्स आप इकट्ठा कर सको तो वो भी आप एक तरह से इकट्ठा कलेक्ट करके चार्ट में से लेकर काट के आपकी कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा। उनके नीचे आप नाम जरूर लिखिएगा कि ये कौन सा है। हम आगे वाला जो बी वाला क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ड्रॉ देयर पिक्चर इन यूर नोटबुक। ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन यूर नोटबुक। अब यहाँ पे कहा है कि ड्रॉ यानी बनाओ, देयर पिक्चर, देयर यानी उनके, पिक्चर यानी डायग्राम बनाओ, पिक्चर बनाओ, चित्र बनाओ, इन यूर आपकी नोटबुक में, कॉपी में। कि आपने ये जो फ्लावर्स और फ्रूट्स के नाम आपने लिखे हैं उनके अब आपको पिक्चर्स बनाने हैं आपकी कॉपी में। छोटे छोटे पिक्चर बनाइए, बहुत ज़्यादा मत बनाइए क्योंकि आपने काफ़ी सारे नाम लिखे हैं। तो एक पेज पे एक पिक्चर मत बनाइए, कोशिश कीजिए एक पेज पे 5 पिक्चर्स बनाने की।
तो जैसे यहाँ पे फ्लावर का मैंने नाम लिखा, रोज लिखा तो आप गुलाब का बनाइए, लोटस लिखा तो आप कमल का पिक्चर भी बनाइए, फ्रूट्स में यदि मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो तो आप आम का चित्र बनाइए, एप्पल तो एप्पल का भी आप चित्र बनाइएगा। कहाँ पे बनाना है? आपकी कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटी आप कर ही सकते हैं, मैंने आपको समझा दी है। अब सी वाले पार्ट को हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। कलेक्ट सम फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, लेट देम ड्राई एंड देन पेस्ट देम इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक। हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है बच्चों इस बुक में कि कलेक्ट यानी क्या? इकट्ठा करना, सम कुछ, फ्लावर्स फूलों को आप इकट्ठा करो, एंड और लीव्स को पत्तियों को, ऑफ द प्लांट्स कि कुछ प्लांट्स की फ्लावर्स और पत्तियों को आप इकट्ठा करो। ये एक्टिविटी की बोल रहे हैं। आपके ने जो नाम लिखे ऊपर के उनमें से जो आप आसानी से आपको मिल जाए फ्लावर्स, लोटस तो हमें बड़ी मुश्किल से मिलेगा, रोज फ्लावर हमें मिल जाएगा, बाकी भी मिल जाएंगे। तो जो आसानी से आपके घर के आसपास कहीं गार्डन में आपको मिल जाए इजीली बिना पैसे खर्च किए, ऐसे फ्लावर्स को आप इकट्ठा करें और उनकी पत्तियों को करें। जरूरी नहीं कि जो पत्तियां हो वो फ्लावर्स के ही प्लांट की हो, ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं उनकी भी पत्तियां आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, लेट देम ड्राई, लेट यानी होने दो, देम यानी उनको, ड्राई यानी सूखना, कि उन्हें सूखने दो, एंड देन पेस्ट देम इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, एंड देन बाद में, पेस्ट यानी चिपकाइए, देम उनको, इन योर आर्ट एंड क्राफ्ट बुक, कि आपकी एक आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक होती है बच्चों, उसमें आप उन्हें चिपकाइए। यदि आपके टीचर अलाउ करें तो, यदि नहीं करें तो आपके पास जो भी आपकी नोटबुक है उसमें आप करें। तो बच्चों अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि लेट देम ड्राई, कि उन्हें हम सुखाएं कैसे। हमने मान के चलिए कि हमने अलग अलग प्रकार के फूल और पत्तियों को इकट्ठा कर लिया, अब हम उन्हें किस तरह से सुखाएं? क्या हम उन्हें एक ट्रे में रख के बाहर धूप में रख दें? तो बच्चों यदि आप ऐसा करोगे तो ये पत्ते जो हैं ट्रे में आप यदि सुखाओगे 2-3 दिनों तक तो ये टेढ़े हो जाएंगे, इनका शेप बदल जाएगा और ये अजीब ढंग से लगेंगे, और जब आप इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, ये टूट जाएंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करें कि कोई भी एक पुरानी कॉपी आप ले लें जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मोटी एक कॉपी 2 कॉपियां ज़्यादा ले लीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा फ्लावर्स है। तो अब आप क्या करें कि इन फूलों को या इन पत्तियों को लेकर वो जो कॉपियां हैं, किताबें, उनको खोलकर उनके पेज के बीच में आप रखकर हल्के हाथ से दबा दीजिए। तो बच्चों जब ये अंदर ही अंदर दबे रहेंगी तो जिस तरह से ये धीरे धीरे सूखते जाएंगे तो ये सीधे के सीधे यानी स्ट्रेट रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, ये आड़े टेढ़े नहीं होंगे। बचपन में हम लोगों ने भी ये काम किए हैं, गुलाब के फूलों को, पत्तियों को हम अपने स्कूल की किताबों में रख देते थे तो 10, 15, 20 दिन के बाद में वो सूख जाता था, उसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाता था। तो वो एक तरह से बहुत ही फ्लैट वाला, चपटा वाला मिलता था और अभी हर एक बच्चे के बुक में कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता था। आजकल के बच्चे शायद ये एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे बच्चों तब हम इस एक्टिविटी को बहुत किया करते थे। तो आपको भी अलग अलग बुक्स में इनको दबाकर रख दीजिएगा और ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ पर ये जल्दी सूख सके, नमी वाली जगह पे मत रखिएगा, ज़्यादा धूप में भी मत रखिएगा वरना आपकी जो बुक होगी वो ख़राब हो सकती है। अब बच्चों यहाँ पर आपने अलग अलग तो फूल ले लिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ लीव्स के बारे में बताता हूँ। तो आप यहाँ पे लीव्स किस तरह की लेंगे आप? ठीक है, कुछ बच्चों लीव्स जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, मान के चलिए कि ये एक लीव है, ऐसी लीव है। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम बना दिए, ये एक लीव है यहाँ पर, ये आप लीजिए, ये एक लीव होती है। ठीक है, इस तरह की। ओके, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो बड़े प्लांट्स होते हैं, या आपने कड़ी पत्ता देखा होगा, कड़ी पत्ते का जो हम देखते हैं प्लांट, उसकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये बड़ी होती है, साइज में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसमें क्या होती है बच्चों कि यहाँ पर देखिए हर एक जगह पे छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। ओके, छोटी छोटी ऐसी पत्तियाँ बनी होती है।
तो हमें अब इसमें कौन सी पत्ती लेना है, आप चाहो तो ये इनमें से एक पत्ती ले सकते हो काट कर ये वाली, या आप चाहो तो ये पूरा का पूरा सेक्शन कट करके आपके पास रख सकते हो। कुछ बेलाएं होती हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां आप लेने जाओगे तो एक गुलाब के इसमें आपको 3 पत्तियां ऐसी नजर आ जाएगी, ठीक है। आप यदि बेल की पत्ती आप लोगे जो हम शिव जी पर चढ़ाते हैं पूजन के समय पे, तो उसमें भी 3 पत्तियां होती है, ठीक है। कुछ में 1 होती है, कुछ में 3 होती है, और कुछ में ये पूरा एक तरह का बंच होता है। तो बच्चों ये भी एक तरह से पूरी लीफ ही होती है, ठीक है। बहुत सारे पत्तों की ये एक लीफ होती है। यदि हम इसको यहाँ पे आउटर में लाइन बनाएंगे तो देखो, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, एक लीफ बन जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से भी होगा, तो ये भी आप ले सकते हो, इसको आप यहाँ पर कर सकते हो। बच्चों हमने यहाँ पे इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रेयर है, इस चैप्टर को, इस पोयम को कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, और इस चैप्टर की हर एक डिटेल जानकारी या जो नॉलेज है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अलग अलग वीडियोस इसके मैंने बनाए हैं, खास करके एक्सरसाइज वाले जो वीडियोस हैं ये बड़े वीडियो बने हैं ज़्यादा समय के, क्योंकि मुझे आपको इसमें क्वेश्चंस आंसर्स को भी समझाना पड़ा है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल्स को यदि आपने मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई सहपाठी लर्निंग यूट्यूब चैनल्स को आप आज ही सब्सक्राइब करें। आपकी क्लासेस 5th और 8th को लेकर मैं अलग अलग वीडियोस आपको एजुकेशनल बनाकर देता हूं। आपको ये पसंद आएंगे, आप इसे फॉलो करें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। और यदि आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्हें भी यदि इस यूट्यूब चैनल के लिए सजेस्ट करें ताकि वो भी ये वीडियोस देखें और वो भी घर बैठे आसानी से यूट्यूब पर ऑनलाइन घर पर पढ़ाई कर सकें, सीख सकें, तो उन्हें भी आप ये बताइए, ठीक है। तो बच्चों बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, इंग्लिश के 2nd चैप्टर में और अदर्स सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के साथ में। तो अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।